नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजा यूट्यूब चैनल। आइए हम सीजी टेट का जो सीरीज चल रहा था हमारा, उसमें आज पार्ट 18 देखेंगे। हम पार्ट 18 में हम ये देखना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है टेट 2022 का वर्ग 3 का हम देखेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट है, तो इसमें हम पहले सीडीपी का देखते हैं प्रश्न, है ना। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के स्टैक्स में यानी सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो अगर कोई चरण है तो ऑप्शन नंबर हम डी की ओर चलते हैं, वो है प्रस्तुतिकरण, यानी कि स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षा मॉडल के सिंटैक्स में प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण चरण होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह विषय वस्तु को प्राथमिकता देता है। इस चरण में शिक्षक शिक्षार्थियों के समक्ष संवादात्मक तरीके से नए ज्ञान का परिचय कराते हैं। शिक्षक का मानना है कि जब कोई भी विषय छात्रों के सामने ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो छात्र उन्हें सुसंगत तरीके से सीखते हैं। प्रश्न 2 देखेंगे हम। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम डी की ओर चलेंगे, जो है संतुलन होता है, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत में समन्वय यानी कि एसिमुलेशन एक प्रक्रिया है जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया है। जो जाना जाता है संतुलन एक ऐसी स्थिति है जब बच्चों के अपनी मौजूदा मानसिक संरचनाओं को नए अनुभव और जानकारियों के अनुरूप समायोजन कर लिया जाता है। प्रश्न 3 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, यानी कि गलत की ओर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम ने ही नहीं किया है, क्योंकि अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर ने किया है, जबकि बी.एस. ब्लूम ने अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादन नहीं किया है। थॉर्नडाइक ने उत्तेजक प्रक्रिया सिद्धांत, स्किनर ने क्रिया प्रत्युता अनुबंध का सिद्धांत और कोहलर ने सूच का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ब्लूम का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूम के वर्गीकरण यानी ब्लूम टेक्सोनोमी के रूप में है, जो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ये निम्नलिखित है: संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोगत्यात्मक उद्देश्य है। प्रश्न 4 देखेंगे हम कि यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसके निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो यह ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, जो निरंतरता के सिद्धांत को सही लिखे जाता है। और निरंतर सिद्धांत कहता है कि विकास एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है। निरंतरता के सिद्धांत कहता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है, जो गर्भावस्था शुरू होता है और मृत्यु तक चलती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट यानी कि टीएटी है। अगर वो कोई है तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं और ये कहता है हमें प्रक्षेपण तकनीक है, क्योंकि व्यक्ति को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट होता है। टीएटी एक प्रक्षेपण तकनीक है, यानी कि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट टीएटी में व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट चित्रों को दिखाया जाता है और उसने कहा जाता है कि वह उन चित्रों के आधार पर कहानी सुनाए। व्यक्ति की कहानी उनके व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती है। प्रश्न 6वां देखेंगे हम। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि पीयर रेटिंग एक मूल्यांकन उपकरण है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह पीयर ग्रेडिंग के समान है, लेकिन साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। यह कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन नहीं है। पीयर रेटिंग एक मूल्यवान मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में किया जा सकता है। प्रश्न 7वां देखेंगे हम। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? यानी कि गलत है, गलत की ओर जाना है तो ऑप्शन नंबर बी हम में चलते हैं। विकास संयोग का एक परिणाम होता है। यह गलत है, क्योंकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है और यह आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। संयोग विकास का एकमात्र कारक नहीं है। विकास के अन्य सिद्धांत हैं, जिसमें से विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया होती है। यह सिर से पैर की ओर होता है। यह अंदर से बाहर की ओर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होता है। प्रश्न 8 देखेंगे हम। 8 कहता है कि विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक एवं विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्य किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं, वो हमें कहता है विशेष शिक्षा का, क्योंकि विशेष शिक्षा उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है जिन्हें सीखने में कठिनाई, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे या विशिष्ट अक्षमताएं शारीरिक व विकासात्मक हैं। विशेष शिक्षा में शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों और रणनीतियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। प्रश्न 9 कहता है कि एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलर केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टि हानि से पीड़ित थी। ऐसी सुलिवन दृष्टिबाधित थी, यानी उन्हें दृष्टि संबंधित विकलांगता थी। 5 साल की उम्र में उन्हें ट्रेकोमा नामक
एक संक्रामक बीमारी हुई, जिसके कारण उसकी दृष्टि धीरे धीरे कमजोर हो गई। 14 साल की उम्र में वह लगभग पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गई। 1886 में उन्हें 6 साल की हेलन केलर को शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया। हेलन केलर के जीवन में ऐसी सुलीवन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 10 देखेंगे हम, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। और सी हमें कहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में की जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जहां उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अधिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न 11 कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाक संक्रियात्मक काल होता है। यानी कि पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक विकास की दूसरी अवस्था जो होता है पाक संक्रियात्मक काल है, जो यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बच्चे भाषा का उपयोग करना सीखते हैं, प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझने लगते हैं। प्रश्न 12 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो सही आंसर की ओर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पारंपरिक है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे वो उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के पारंपरिक चरण पर नैतिकता के पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक चरण 10 से 13 वर्ष में व्यक्ति नैतिकता को सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं के पालन के रूप में देखता है। वे अच्छे लड़के लड़की बनने के लिए या अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए कार्य करते हैं। प्रश्न 13 है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव व्यागोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वनियमन का संकेत है। लेव व्यागोत्स्की के अनुसार जब मनीषा जैसे व्यक्ति कार्य के दौरान स्वयं से बात करते हैं तो यह निजी भाषण स्वनियमन का संकेत है। इस प्रकार का निजी भाषण संचार, आत्मनिर्देशन और व्यवहार के स्वनियमन के लिए होता है। स्वनियमन बच्चों को अपनी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रश्न 14 देखेंगे, किस प्रकार के मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि डायग्नोस्टिक, क्योंकि डायग्नोस्टिक या निदानात्मक मूल्यांकन छात्रों को सीखने की कमजोरी और ताकत को पहचानने के लिए किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान करने के लिए डायग्नोस्टिक मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह उनकी सीखने की कमजोरी को पहचानने में मदद करता है। तो जानकारी शिक्षकों को छात्रों के लिए उपयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करने में मदद करती है। प्रश्न 15 देखेंगे हम कि दिव्या को 3 पेन दिलाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन में लंबा है और पेन से लंबा है। जब दिव्या ने ए बी अनुमान लगाया कि ए सी से बी सी लंबा पेन है, तो वह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सकर्मक विचार। यानी कि दिव्या को 3 पेन दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेन से लंबा और पेन लंबा है, इसलिए वह सकारात्मक विचार की क्षमता को प्रदर्शित कर रही है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसके दौरान बच्चा तर्क का अधिक उपयोग प्रदर्शित करता है। सकारात्मकता एक क्रम में विभिन्न चीजों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करता है। प्रश्न 16 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। ये कहता है कि स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत है, क्योंकि पुनर्बलन का सिद्धांत उद्दीपक प्रक्रिया सिद्धांत का ही एक भाग है। उद्दीपक प्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार किसी जीव का व्यवहार उसके द्वारा प्राप्त उद्दीपक और उसकी प्रक्रियाओं के बीच संबंध पर आधारित होता है। व्यवहार को मजबूत करने या कमजोर करने के लिए पुरस्कार व दंड का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, जबकि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 17 देखेंगे कि विकास का अर्थ क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। परिपक्वता अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की जो श्रृंखला है वही विकास का अर्थ है, क्योंकि विकास का अर्थ है बढ़ना और यह समग्र, क्रमिक एवं प्रगतिशील होता है। इसे परिपक्वता की प्राप्ति होती है। विकास उन प्रगतिशील परिवर्तनों को कहते हैं जिनका प्रारंभ नियमित एवं क्रमिक होता है तथा परिपक्वता प्राप्ति की ओर निर्देशित करता है। परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला विकास का सबसे उपयुक्त अर्थ प्रतीत होता है। प्रश्न 18 देखेंगे कि हम बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। यह कहता है बौद्धिक विकास का, क्योंकि बौद्धिक विकास में बच्चे की सोचने, समझने, सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास होता है। यह विकास बच्चे के जन्म से ही शुरू होता है और जीवन भर चलता रहता है। बच्चे के बौद्धिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं, जिसमें हम देखेंगे कि संवेदी गतिशील अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष का होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से 7 वर्ष का होता है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 से 11 वर्ष का होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है जो 11 वर्ष से अधिक होता है।
प्रश्न 19 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है यानी गलत की ओर चलना है। तो गलत कहता है कि ऑप्शन नंबर सी कहता है सहनशीलता, क्योंकि बौद्धिक विकास उद्वृत्ति को संदर्भित करता है जिससे बच्चे के दिमाग और मस्तिष्क का कार्य विकसित होता है। बौद्धिक विकास अधिगम के बारे में है ना। सहनशीलता बौद्धिक विकास का एक तत्व नहीं है। सहनशीलता दूसरे के प्रति धैर्य और समझ रखने का गुण है, जो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन यह बौद्धिक विकास का सीधा तत्व नहीं है। प्रश्न क्रमांक 20 देखेंगे हम, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी शामिल है, क्योंकि गैर भेदभाव पहचान और मूल्यांकन, क्योंकि विशेष शिक्षा के सिद्धांत में बुनियादी विचारधाराएं हैं जो विकलांग बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए शैक्षिक प्रथाओं को निर्देशित करती है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों की उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उस उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो। गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन विशेष शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो सभी छात्रों के लिए समान अवसर और न्याय संगत मूल्यांकन की बात करता है। अन्य विकल्प आधुनिक विशेष शिक्षा के सिद्धांतों के विपरीत है। विशेष शिक्षा में सकारात्मक और समर्थनात्मक वातावरण, माता पिता की सक्रिय भागीदारी और सभी के लिए समान शिक्षा के अवसरों को महत्व दिया जाता है। प्रश्न 21 देखेंगे हम, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य स्वरूप तक सीमित होता है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य स्वरूप तक सीमित होता है, यह कथन गलत है। यह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, विश्वासों, व्यवहारों और आदतों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह व्यक्ति के अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के पहलुओं को दर्शाता है। व्यक्ति का कोई एक सही तरीका नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय और विशिष्ट होता है। प्रश्न 22 देखेंगे हम कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक के साथ शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, भाषाई क्षमता या कौशल है, क्योंकि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक के साथ शामिल है। भाषाई क्षमता या कौशल की इस उम्र में बच्चों का भाषा विकास बहुत तेजी से होता है। वे नई शब्दावली सीखते हैं, वाक्य बनाने में बेहतर होते हैं और अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए भाषा का अधिक कुशलता में उपयोग करते हैं। प्रश्न 23 देखेंगे हम कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। सी हमें कहता है पूर्व किशोर अवस्था, क्योंकि विद्रोह की भावना प्रकृति पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित है, क्योंकि पूर्व किशोर अवस्था 11 से 13 वर्ष की आयु के बीच होती है। इस अवस्था में बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से तेजी से परिवर्तन का अनुभव करते हैं। माता पिता के साथ संघर्ष और सहमति इस अवस्था में आम बात है। विद्रोह की भावना इस अवस्था में स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे अपनी पहचान और स्वतंत्रता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 24 देखेंगे हम, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें निम्नलिखित भी शामिल है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी प्रतिभाशाली छात्र है, क्योंकि विशेष शिक्षा में केवल विकलांगता छात्रों को ही शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें प्रतिभाशाली छात्रों को भी शामिल किया जा सकता है। प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसमें त्वरित शिक्षा, समृद्ध पाठ्यक्रम, प्रभावशाली छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष स्कूल आदि है। प्रश्न 25 देखेंगे हम कि एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, क्योंकि यह आत्मकेंद्रित है। क्योंकि एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित होता है। इस उम्र में बच्चे अपने दृष्टिकोण से ही चीज़ों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि उनका अपना दृष्टिकोण ही संभव है। इसे संज्ञानात्मक विकास के दौरान एक सामान्य चरण माना जाता है। प्रश्न 26 देखेंगे हम कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो किसमें किया गया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कहेंगे, अनुच्छेद 21A में किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। यह 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकारों के भाग 3 में जोड़ा गया है। यह संशोधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट का आधार है। प्रश्न 27 है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास तक होता है। यानी मोटर विकास का क्रम सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास तक होता है। सकल मोटर विकास, इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास शामिल होता है, जैसे कि हाथ, पैर और धड़। यह विकास आमतौर पर ठीक मोटर विकास में से पहले होता है। उदाहरण है बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना आदि। ठीक मोटर विकास, इसमें हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का विकास शामिल होता है। यह विकास आमतौर पर सकल मोटर विकास के बाद होता है। उदाहरण है उठना, खींचना, लिखना, धकेलना, चित्र बनाना इत्यादि। प्रश्न 28 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं, कि गलत की बात कर रहा है। तो साथ ही समूह, क्योंकि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों में स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि शामिल है। साथ ही समूह बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन यह सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले एक व्यक्तिगत कारक नहीं है।
प्रश्न 29 है कि विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल अगर कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि किशोरावस्था कहा जाता है। क्योंकि विकास की अवधि जिसे अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है वो किशोरावस्था है। इस अवस्था में बच्चे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, जिससे उन्हें बहुत तनाव हो सकता है। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसे अक्सर अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 30 है यानी जो अंतिम है जीडीपी का। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले कोई मनोवैज्ञानिक है तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग है। अन्य विकल्प गलत है, अतः सही विकल्प डी होगा, उपरोक्त में कोई नहीं होगा। प्रश्न 31 देखेंगे। 31 हमारा हिंदी भाग हिंदी में आ गया। 30 क्वेश्चन हम हिंदी के देखेंगे। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम अगर है कोई तो है हिंदी भाषा का जो सही क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अव्वर, अवहट, हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 32 देखेंगे हम। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहाड़ है। दिए गए विकल्पों में पहाड़ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, घर, पहाड़ इत्यादि। प्रश्न 33 देखेंगे हम कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर इसका जो है विलोपित कर दिया गया है। लेकिन आइए हम देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में रोटी मत खाओ निश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिस सर्वनाम को वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह हुआ। उदाहरण है, पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है, दूर की वस्तुओं के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जालक है। प्रश्न 34 से उपसर्ग युक्त शब्द है तो कोई है तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि परिधि है। क्योंकि दिए गए विकल्प में परिधि यानी परिधन, ईधि उपसर्ग युक्त शब्द है। फिर परि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द हैं, यानी परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिपूर्ण इत्यादि है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उस शब्दांश से अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनका विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे भ्रमण शब्द में परि उपसर्ग लगाने से परिभ्रमण शब्द बनता है। प्रश्न 35 देखेंगे कि हम इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी श्रुतिलेख है। क्योंकि श्रुतिलेख भाषा आकलन के संदर्भ में सबसे कम प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह साधारण रूप से शब्दों को सुनकर लिखने का एक अभ्यास है। इसके साथ शिक्षा एक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं तथा बच्चे उन्हें सुनकर शुद्ध शुद्ध लिखते हैं। अतः हम कह सकते हैं श्रुतिलेख भाषा आकलन के संदर्भ में सबसे कम प्रभावी तरीका है। प्रश्न 36 से कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करती है तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, यह प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। बहुभाषी कक्षा में तात्पर्य है माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, यह प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। बहुभाषी कक्षा में तात्पर्य एक ऐसी कक्षा से है जिसमें 2 से अधिक प्रकार की बोली जाने वाली भाषा के छात्रों की उपलब्धता हो और साथ ही उन्हें अपनी अपनी भाषा बोलने के अवसर की भी उपलब्धता है। उदाहरण के लिए मराठी भाषी समाज में मराठी, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के व्यवहार का पाया जाना बहुभाषिकता है। प्रश्न 37 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि दिए गए विकल्पों में साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों का शुद्ध रूप निम्न प्रकार से होगा, यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, मैं गाने का रियाज या अभ्यास कर रहा हूँ, इस समय आपकी अवस्था उम्र 40 वर्ष की है। प्रश्न 38 देखेंगे हम कि निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सट रस। दिए गए विकल्पों में सटक बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है बल्कि यह द्विगु समास का शब्द है। इसका समास विग्रह सट यानी कि 6 रसों का समाहार होगा, जबकि अन्य विकल्प बहुब्रीहि समाज हैं। उदाहरण के लिए इनका समास विग्रह इस प्रकार है, चतुरानंद 4 है आनंद जिसके, चौलड़ी 4 है लड़ियां जिसमें, सतखड़ा यानी कि 7 है खंड जिसमें। प्रश्न 39 देखेंगे हम निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। दिए गए वाक्यों में पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य है लड़का पुस्तक पढ़ता है। किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को यथार्थ रखने की क्रिया को पदक्रम कहा जाता है। वाक्यों में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है यह कि पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया रखते हैं। प्रश्न 40 है निम्न में से द्विगु समास नहीं है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्भुज। दिए गए विकल्पों में चतुर्भुज द्विगु समास नहीं है बल्कि यह बहुब्रीहि समाज का शब्द है जिसका समास विग्रह 4 है भुजाएं जिसकी, जबकि अन्य विकल्प द्विगु समाज के उदाहरण है। समास में पंचवटी 5 वटों का समारोह, पसेरी 5 शेरों का समाहार और त्रिभुवन 3 भवनों का समाहार। प्रश्न 41 देखेंगे अपनी हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, निशान। प्रश्न 42 देखेंगे हम कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं तो अगर उसको हम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं और छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न 43 देखेंगे हम
निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो संदेहवाचक वाक्य जो है ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, उसने खाना खा लिया होगा। दिए गए वाक्यों में उसने खाना खा लिया होगा संदेशवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसने अपने कार्य कर लिया होगा। प्रश्न 44 है, निशाचर का निकार्ती शब्द हो सकता है। तो सही है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उल्लू। दिए गए शब्द निशाचर का निकार्ती शब्द है उल्लू, चोर, राक्षस, प्रेत इत्यादि। प्रश्न 45 है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका सर्वनाम या संज्ञा का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो हम उसके कहते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 46 से प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन बाल साहित्य होता है। बाल साहित्य की भाषा सहज व सरल होती है तथा यह बच्चों के मनोरंजन, सृजनशील, ज्ञानवर्धन तथा जिज्ञासा वृद्धि के लिए लिखा जाता है। प्रश्न 43 देखेंगे हम कि भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है। तो जो प्रथम चरण है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुनना होता है। सुबोपली इसका जो है ना LSR डाल्डू होता है। भाषा सीखने का प्रथम चरण सुनना है। भाषा सीखने के चरण 4 चरण होते हैं जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। भाषा सीखने का मन वाक्यांकन करना भी सीखकर इसी अनुरूप होती है। प्रश्न 48 देखेंगे, जो कम बोलता है वो एक शब्द में क्या होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्पभाषी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कुछ शब्द हैं उसके जो एक शब्द हैं जो कम बोलता हो अल्पभाषी कहते हैं। मधुर या मीठा बोलने वाला मृदुभाषी होता है। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। भाषण आदि देने वाला वक्ता होता है। प्रश्न 4 से किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग में से किस अर्थ में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधिकारहीन होता है। क्योंकि दिए गए लोकोक्ति किस खेत की मूली का अर्थ है अधिकारहीनता। वाक्य प्रयोग मुख्यमंत्री के सामने सबको घुटने टेकना पड़ता है, फिर तुम किस खेत की मूली हो। प्रश्न 50 से बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि घोड़े बेचकर सोना किया जाता है। बेफिक्र है वहाँ पे दिए गए विकल्पों में घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्री। वाक्य प्रयोग है इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त होते ही मैं घोड़े बेचकर सोता रहा। प्रश्न 51 है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। लोकोक्ति का सही आंसर है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। दी गई लोकोक्ति उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई का अर्थ है सामान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता है। वाक्य प्रयोग है, जब लोगों ने रमन को बिरादरी से खारिज कर दिया है तो अब वह खुलेआम आवारागर्दी कर रहा है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। प्रश्न 52 है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि निस्वर है। क्योंकि दिए गए शब्द चिरंतन का विलोम निस्वर है, अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न 53 है, सामान्य बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 से 7 माह में। सामान्य बालक ध्वनि को सुनकर 6 से 7 माह में प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न 54 है, भाषा विकास प्रमुख चरण क्रमशः निम्नलिखित है तो आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी भाषा विकास प्रमुख चरण आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक होता है। भाषा विकास का चरण 2 से 3 महीने को हम लोग 2 से 3 महीने को हम कितलाना या कुकिंग कहते हैं। 3 से 4 महीने को मौखिक ध्वनि कहते हैं और 4 से 5 महीने को ध्वनि पैटर्न का अनुसरण कहते हैं और 5 से 6 महीने को बड़बड़ाना कहते हैं और 6 से 8 महीने को ध्वनियों को जोड़ना और विचार करना होता है। 9 से 12 महीने शब्द मन एक ही शब्द बोलना दा 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 ऐसे बोलता है। प्रश्न 55 देखेंगे हम कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या कहेंगे इसे। तो इसका सही आंसर हम ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव में उसे सक्षम प्रस्तुत कर उसको धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। यानी कि हम कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्दों का गलत तरीके से बोलती है, इसके लिए उसे स्वयं ड वाले शब्द को सहज भाव में उसमें सक्षम प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। प्रश्न 56 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी वनिता है। क्योंकि दिए गए शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द वनिता है। स्त्री के अन्य पर्यायवाची शब्द है नारी, रमणी, कामिनी, अबला, सुंदरी, कांता इत्यादि होता है। प्रश्न 57 देखेंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री लोकोक्ति का अर्थ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्च और साधारण की तुलना। दिए गए लोकोक्ति कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री का अर्थ है उच्चारण उच्च और साधारण की तुलना में। वाक्य प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र जो कि एक बड़े लेखक और कवि हैं उनकी तुलना तुम प्रभुदयाल जैसे अयोग्य व्यक्ति से कर कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हो। प्रश्न 58 निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वत्स्य है। तत्सम शब्द वत्स्य है। देखते हैं तद्भव तत्सम शब्द है। बच्चा यानी कि वत्स्य होता है, तद्भव होता है बच्चा और तत्सम होता है वत्स्य है नहीं। खेत होता है, खेत का क्षेत्र होता है, पिता का पितृ होता है, राय का राजा होता है। प्रश्न 59 है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है तो कोई है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है। ह्रस्व क्या होता है कि दिए गए ऑप्शन नंबर अ ह्रस्व होता है क्योंकि दिए गए विकल्प में अह्रस्व है। अन्य ह्रस्व स्वर है जैसे य उ री ए। दीर्घ स्वर है आ ई उ। संयुक्त स्वर है ए ऐ ओ औ। प्रश्न 60 है, अनुस्वार युक्त शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी
इसका सही आंसर है, क्योंकि दिए गए विकल्प में अंगूर अनुस्वार युक्त शब्द है। अनुस्वार जो है ऊपर में जो बिंदु होता है अंक स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे कंकड़, अंगद इत्यादि। अब हम देखेंगे तीसरा भाग अंग्रेजी पैसेज है, इसमें 61 से 69 नंबर तक। आइए हम पैसेज को नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 61 ऑन रीडिंग पार्ट 1 इट कैन बी इनफेरेड दैट, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग माई बी ट्रेंटेड एज ए सेपरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम। पिक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोशियोलॉजी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है। व्हाट आर द टू स्टेज वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शॉल्ड बी थॉट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज। क्वेश्चन नंबर 64 है। इंटरेस्ट इट शॉल्ड बी इटैलिक इनटू द curriculum and the numbers opportunity that present themselves while teaching normal school subject may in intelligently and imaginatively used by the teachers to promote international understanding. Two word in italic woven is used as, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि वर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी थॉट एट द स्कूल लेवल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ, है ना, ऑल ऑफ दिस होगा, यानी सभी होंगे। प्रश्न 66 देखेंगे। द स्कूल सब्जेक्ट विच कैन बी मोस्ट प्रोबेबली यूज फॉर दिस पर्पस आर हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविल, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज एज विल ए फिजिकल एंड लाइफ साइंस। इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइन प्रॉफिटेबली इट इज ए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि एडवर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज मोस्ट प्रोबेबिलिटी यूज, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी मोस्ट फ्रूटफुली यूज। क्वेश्चन नंबर 68 है, यानी कि द इम्प्लीड मीनिंग ऑफ पार्ट 3 इज, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 69। विच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज मीन्स कॉम्बिनेड विथ द कैरिकुलम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ओवन इनटू द कैरिकुलम। क्वेश्चन नंबर हम 70 से 75 देखेंगे, है ना, 70-75 देखेंगे हम। तो 70 का पैसेज है, हम 70 नंबर देखते हैं। द वर्ड्स डेक्स्ट्रियस मीन्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि स्किलफुल। क्वेश्चन नंबर 71 है। मेनी चिल्ड्रन स्पेंड देयर इंटीरियर चाइल्डहुड मेकिंग carpets with their dexterous hands. Two words in italic dexterous is used as, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडजेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। द वर्ड्स हैप्पीनेस मीन्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनफॉर्चुनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। द वर्ड हार्ड रीडिंग मीन्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि डिस्ट्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 74 है। द students conduct reveal that nightmares orders that a vast majority of children undergo for getting the basic necessities of life. Toward in italic orders is used as, the सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि नाउन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे पैसेज का अंतिम क्वेश्चन है। द वर्ड्स सॉर्डिड मैन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डर्टी एंड अनप्लेसेंट। क्वेश्चन नंबर 76 है। व्हेन एन एरर इन लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग करेक्ट इट इज ए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉसिलाइजेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 77 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी वोकैबुलरी एंड ग्रामर है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि इन द beginning of a academic session the English language teacher conduct a test to know student strength and weakness by what they know and what they do know. Now this is a
एंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड हु हैज गिवन दिस हाइपोथेसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाइगोत्स्की ने ही दिया था हाइपोथेसिस का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टीमीडिया मटेरियल्स। मल्टीमीडिया मटेरियल्स क्या नहीं है? कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग, यही ऑप्शन नंबर डी ही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, द टेक्निक प्रैक्टिस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन पार्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेज ऑफ टीचिंग आर द पार्ट्स ऑफ। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि प्रोसीडर होगा, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे हम कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन रिमेन्स इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल इज। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज वी रिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाई इज रेमेडियल टीचिंग रिक्वायर इन द डोमेन ऑफ ELT i.e. इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी इट इज ए इंक्लूसिव अप्रोच, एवरी लर्नर हैज ए वेरिएड पेस ऑफ लर्निंग, फिर लिटिल बाइट ऑफ स्कैफोल्डिंग हेल्प द सो लर्नर्स टू कम इन द mainstream। क्वेश्चन नंबर 84 है, मिस माला आस्क टू क्लास सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द games sport they were interested in, how often they took part in any competition, then she read out a passage about me now। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्री लिंग्विस्टिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 85 है, एम आर गणेश डायरेक्टेड ए शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट दिस एक्सरसाइज एम्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि टू इंटीग्रेटेड लिस्टनिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 87 देखेंगे 86 देखेंगे, स्कीमिंग इज द सब स्किल। स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग होगा रीडिंग स्किल है, स्कीमिंग से आदमी पढ़ता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 है, एन असेसमेंट बाय विच ए लर्नर्स परफॉर्मेंस इज मेंशर अगेंस्ट हिज हर वन प्रीवियस परफॉर्मेंस इज कैल्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि इम्प्रेसिव रिफरेंस असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 88 है, नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश समथिंग बी हार्ड समटाइम्स ही स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी विदाउट चेंजिंग द टॉपिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोड स्विचिंग होता है। क्या बोलता है? कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग होता है। देखिए कोड मिक्सिंग में होता है कि बच्चा क्या करता है कि हिंदी से चालू करता है, अंग्रेजी में खत्म करता है, फिर अंग्रेजी से फिर हिंदी में आ जाता है, तो कोड मिक्सिंग होता है। कोड स्विचिंग है कि बच्चा हिंदी में स्टार्ट तो किया लेकिन स्विच कर दिया यानी कि इंग्लिश में चला गया। देखिए क्या बोलता है कि नवनीत कैन स्पीकिंग इंग्लिश एंड पंजाबी वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश समथिंग इन स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी विदाउट कोचिंग द टॉपिक। तो कोड स्विचिंग हो गया कि बिना टॉपिक के ही वो कोड स्विच कर लिया यानी कि ये भी हिंदी पंजाबी बोलने लगा बिना कोचिंग के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, आई माया इज बोर्न इन ए मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी पिक मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट। इसका दूसरा है सृजन वांट टू वर्क इन जर्मनी, ही ज्वाइन ए जर्मन लैंग्वेज। फिर है ट्रेनिंग सेंटर एंड पिक्स जर्मन। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिर क्या है फोनोमेनोन इज ए लैंग्वेज एक्विजिशन एंड फोनो मीन्स पहला है आई है फर्स्ट है इस लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड इस लैंग्वेज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 90 जो अंतिम प्रश्न है इसका, एंगेला लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड फैशन, सी फिनिश्ड रीडिंग हैरी पॉटर्स डे बिफोर yesterday, she did not read it out of any obligation, or
any examination. Such reading is carried. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि रीडिंग फॉर पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। चौथा भाग हम गणित पहुंच गए हैं। गणित में 91 नंबर प्रश्न हम देखेंगे कि व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए को 300 बी को 100 रुपये आएगा। प्रश्न 92 है, कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है। अमूर्त की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजगणित है। बीजगणित अवधारणा अधिक अमूर्त होती है। यह मूल रूप से एक अज्ञात चर को खोजने के लिए समीकरणों से संबंधित है और अनिवार्य रूप से एक पद्धति है जो उन्हें अमूर्त बनाती है। संख्यात्मक मान समान रूप से अमूर्त और मूर्त होते हैं क्योंकि वे वह मान होते हैं जो प्रत्येक माप को मापते हैं। गणितीय विचार वास्तविक जीवन से संबंधित होता है और उसे सीखने में ऐसी अवधारणाएं शामिल होती हैं जिन्हें मूर्त अवधारणाएं कहा जा सकता है। प्रश्न 93 है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनफल होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगमनात्मक विधि से करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनफल होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए आगमनात्मक पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। आगमनात्मक दृष्टिकोण प्रेरण की प्रक्रिया पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति पहले कुछ उदाहरण लेते हैं और पूरे सामान्यीकरण करते हैं। प्रश्न 94 है, सूचना के अज्ञात अंशों को एक साथ रखना और अज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ये ऑप्शन नंबर सी को जाता है, यानी आगमनात्मक विधि होती है, क्योंकि संश्लेषणात्मक विधि में हम देखेंगे कि संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। उदाहरण है, हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों के वाक्य बनाए जाते हैं। पहला है गुण। यह विधि ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाती है। समस्या का समाधान तीव्रता संभव है। ज्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग में किया जा सकता है। अतः सूचना के अज्ञात अंशों को एक साथ रखना और अज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना संश्लेषण विधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 95, सीखना यदि रटना किस मॉडल का सूचक है। तो वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंकिंग मॉडल का है, क्योंकि सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल का सूचक है। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल पाउलो फ्रेयर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसका इस्तेमाल पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड पुस्तक में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का वर्णन और आलोचना करने के लिए किया जाता है। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल एक दृष्टिकोण है जो छात्रों को संग्रहणकर्ता के रूप में देखता है, जिसमें शिक्षकों द्वारा ज्ञान जमा किया जा सकता है। प्रश्न 96 से 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। किस विधि में यह सिद्ध किया जा सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्यक्ष उत्पत्ति से किया जा सकता है, क्योंकि 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। यह प्रत्यक्ष उत्पत्ति से सिद्ध किया जा सकता है, यानी प्रत्यक्ष उत्पत्ति एक प्रतिज्ञापति की उत्पत्ति है, जिसमें हम सीधे प्रतिज्ञापति के साथ उत्पत्ति देना शुरू करते हैं। यह एक तरह का सरल दृष्टिकोण है जिसमें युक्ति की श्रृंखला सीधे उस चीज से होती है जो ग्रहण की गई है, जो कि तर्क के नियमों का उपयोग करके सिद्ध की जाने वाली चीजों के साथ अभिग्रीत परिभाषाओं या पहले से ही सिद्ध प्रमेयों की मदद से होती है। प्रश्न 97 है, करनी 6.4009 का मानक याद कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 2.53 होगा। प्रश्न 98 है, एक घनाभ का आयतन याद कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44 सेंटीमीटर 3। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है, यानी गलत की ओर जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वरूप और कार्य पद्धति है, क्योंकि स्वरूप और कार्य पद्धति गणित शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। अवधारणाएं और कार्य पद्धति गणित शिक्षण के आकलन मूल्यांकन के आयाम है। यद्यपि गणितीय अवधारणाएं और प्रक्रियाओं की प्रकृति और विकासात्मक प्रवृत्तियों के बारे में शोध से बहुत कुछ जाना जाता है। पारस्परिक स्तर पर सभी गणितीय अवधारणाएं और कार्य पद्धतियां 10 व्यापक क्षेत्रों में शामिल हो सकती है। जैसे पहला है संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली, दूसरा है संख्या संचालन, 4 प्रक्रियाएं, तीसरा है भिन्न दशमलव सहित, चौथा है स्थानिक समझ, पांचवा मापन मानक और गैर मानक दोनों उपाय, छठवां है समस्या समाधान, सातवां है स्वरूप, आठवां है डेटा संधारण और नौवां है बुनियादी बीजगणित प्रक्रियाएं केवल उच्च प्राथमिक चरण और 10वां है सरल समीकरण केवल उच्च प्राथमिक चरण में। प्रश्न 100 है, यानी कि आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है। तो जहां द्रव्यमान को m से, आयतन को v से और घनत्व को d से अंकित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आयतन और द्रव्यमान के बीच का संबंध किसी पदार्थ के घनत्व से निर्धारित होता है। घनत्व इस बात का माप है कि किसी दिए गए आयतन में कितना द्रव्यमान समाहित है। अगर आयतन और द्रव्यमान के बीच अंतर देखा जाए, जहां द्रव्यमान को m से, आयतन को v से और घनत्व को d से अंकित किया गया है, तो
इस सूत्र प्राय इस प्रकार होगा, D बराबर M/V यानी कि M बराबर V/T। क्वेश्चन नंबर 101 है, यदि 18:13.5 समानुपात 16:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22/9। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104 है, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी होना चाहिए, निदानात्मक, योगात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक होना चाहिए। अधिगम का मूल्यांकन अक्सर निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक के रूप में जाना जाता है। गणित के बारे में उनकी समझ निर्धारित करने के लिए व्यक्तियों का परीक्षण करने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग कक्षा में बच्चे की रैंक को ग्रेड करने और साथियों से तुलना करने के लिए किया जा सकता है। प्रश्न 105 है, गणित शिक्षण। प्रश्न 105, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयोग होता है उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि संख्याओं से है, क्योंकि गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयोग होता है उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है वो संख्याओं से है। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी खेल का उपयोग संख्याओं में संबंधित अवधारणाओं को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि छात्र अपनी वर्तमान स्थिति से अपने चरणों की गणना करके वह संख्या प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्हें सीढ़ी दे सके, इसलिए वे अपनी संख्या अवधारणा में सुधार करते हैं। प्रश्न 104, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर वास्तविक अभिव्यक्ति से नहीं है, क्योंकि वास्तविक अभिव्यक्ति जो है गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं होता है। गणित शुद्धता विशिष्ट क्रम संख्याओं क्योंकि गणित शुद्धता वास्तविक व्यक्तिगत गणित की प्रकृति संबंधित नहीं होती, क्योंकि गणित शुद्धता विशिष्ट क्रम संख्याओं, आकृति, मात्रा और स्वरूपों का अध्ययन है। क्योंकि गणित अवधारणा सटीक, व्यवस्थित, तार्किक और स्पष्ट होती है ताकि एक बार प्राप्त होने के बाद उन्हें कभी भुलाया न जा सके। गणित प्रतीकात्मक तर्क की एक औपचारिक प्रणाली है, इसमें स्वयं सिद्धों का एक सेट शामिल होता है। प्रश्न 107 है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है तो बेलन का आयत क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि πr² होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उसका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 75 होगा। प्रश्न 109 है, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखना माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग मॉडल में चरण दर चरण सीखना माना जाता है। इस प्रकार के मॉडल में किसी भी चीज या विशेष के अधिगम करने में चरण दर चरण का उपयोग करके किया जाता है। प्रश्न 110 है, 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18/75%। 111 प्रश्न 111 है, 450 की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 वर्ष लगेगा। प्रश्न 112 है, रोहित को अनुभव होता है कि वह वर्ग एवं समचतुर्भुज और आयत दोनों है, यह चिंतन के संबंध में चरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर संबंध है, बी है। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एवं समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, यह चिंतन के संबंध चरण पर है। चिंतन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें नए विचार आपके दिमाग में आते हैं जो निर्णय लेने में सहायक होते हैं। चिंतन में आए विचार की तुरंत प्रक्रिया होती है, यानी कि गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रक्रियात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। प्रश्न 113 देखेंगे, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग गति क्या होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 2880 शब्द प्रति घंटा। प्रश्न 114 है, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अनुसंधान में, क्योंकि सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को अनुसंधान में स्थापित किया जा सकता है। अनुसंधान को नए ज्ञान के निर्माण और या मौजूदा ज्ञान का नए और रचनात्मक तरीके के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि नए अवधारणा, पद्धतियों और समझ को उत्पन्न किया जा सके।
प्रश्न 115 देखेंगे हम। 115 कहता है कि एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उससे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 99 रुपया होगा। प्रश्न 116 है मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी यानी लोग सभी को करते हैं, जैसे विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों की विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति को विकसित करते हैं। उदाहरणों का उपयोग करते हुए छात्रों को पढ़ाना हमेशा बेहतर होगा यदि वे वास्तविक जीवन से संबंधित हैं। छात्र उदाहरणों की मदद से चीजों की कल्पना करते हैं, वे चीजों से संबंधित हैं और इस पर सीखते हैं। प्रश्न 117 है गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार की वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मूर्त से अमूर्त की ओर लेके चलना होता है। क्योंकि गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार की वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करने में मूर्त से अमूर्त की ओर के उदाहरण का उपयोग किया जाता है। इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर कहा जा सकता है। स्पष्ट रूप से जो चीज आप सामने देख सकते हैं उसी को छिपी हुई चीज या ज्ञान के बारे में सीखना अधिक सरल हो जाता है। प्रश्न 118 है 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि 24 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 119 से 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा x बराबर 4 होगा। प्रश्न अंतिम है गणित का 120 है निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय है ना, वही संबंध नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं, क्योंकि किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को उस पिंड की चाल कहते हैं, यानी चाल बराबर तय की गई दूरी बराबर लिया गया कुल समय होता था। चाल बराबर दूरी बटे समय संबंध सही है, यही समय सही है। प्रश्न हम देखेंगे पर्यावरण, पंचम भाग है पर्यावरण। 121 नंबर प्रश्न है मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं जो रोग होते हैं वो ऑप्शन नंबर डी होते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होते हैं। क्योंकि मच्छर जनित रोग वे रोग हैं जो संक्रामक मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलती हैं। मच्छरों की हजारों प्रजातियां हैं और ऐसे जीवों द्वारा ले जाने और संतुलित होने वाले रोगों को मच्छर जनित रोग के रूप में भी जाना जाता है। इस जीवों द्वारा फैलने वाले रोग मूल रूप से एक परजीवी के कारण हो सकते हैं। मच्छर जनित रोगों के सबसे आम प्रकार हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टीका वायरस, जापानी मस्तिष्कोप इत्यादि। प्रश्न 122 से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए है। ये कहता है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्र के साथ समझ सकें, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इस उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निम्न है, जिसमें से है सामाजिक तथा भौतिक वातावरण, दूसरा है विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान, तीसरा है समृद्ध एवं संयुक्त संस्कृति की भावना, चौथा है लोकतंत्र तथा सामाजिक समता की भावना का विकास और पांचवा है राष्ट्रीय भावना का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है, तो कवक को हम अपघटक के समूह रखे गए हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटक समूह में रखा गया है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में मृत्युजीवों के कार्बनिक तत्वों का सतत विखंडन तथा अथवा अपघटन होता रहता है और पदार्थों का निरंतर चक्रण होता रहता है। कुछ जीवाणु जो सूक्ष्म जीव हैं और कुछ कवक इस पदार्थों के अपघटन को पुनर्चक्रण के उत्तरदायी होते हैं। ये जीव अपघटन अथवा मृत्युजीव अथवा विघटन कहलाते हैं। अधिकांश मृतकोषी सूक्ष्मजीव और परपोषी प्रकृति के होते हैं। प्रश्न 124 से पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षा शास्त्र की तरह उपयोग किया जा सकता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन ऑप्शन नंबर बी सही है, ए, बी और सही तीनों है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षा शास्त्र की तरह उपयोग किया जाना निम्न सही, क्योंकि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है और बच्चे में इतिहास के ज्ञान का विकास होता है। प्रश्न 125 से एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलने हैं। क्योंकि एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, यानी कि अपघटक वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिक का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिक और तत्वों में बदल देते हैं। अपघटक जीव मृत पौधों और जंतुओं के मृत शरीरों में उपस्थित विभिन्न तत्वों को फिर से पृथ्वी के पोषण भंडारण में वापस पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रश्न 126 से शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोर्टफोलियो द्वारा। क्योंकि पोर्टफोलियो उपकरण एक
समयावधि में बच्चे की सीखने की प्रगति और विकास का दस्तावेजीकरण करने का एक संरचित तरीका है। इसमें कोई भी सामग्री शामिल हो सकती है जो बच्चे के विकास का प्रकाश डालती है, जैसे चिन्ह या कलम के नमूने, किसी विशिष्ट गतिविधि का दस्तावेजीकरण करने वाली तस्वीर या बच्चे के साथ बातचीत का विवरण है। प्रश्न 126 है, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गतिविधि समूह में ही की जा सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षण के बहुत सारे लाभ छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए समान रूप से है। गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों में उत्सुकता जगाती है और रचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में सहायक होती है। गतिविधि आधारित शिक्षा में ध्यान शिक्षक के बजाय छात्र पर होता है, इसलिए शिक्षक को या तत्व मौजूद होता है, उसकी समस्या समाधान का प्रयास छात्र करते हैं। गतिविधि समूह में ही नहीं एकल भी हो गति समूह नहीं समूह में ही एकल में भी अकेले में भी हो सकता है, इसलिए उस गलत है। प्रश्न 128 कहता है, एनसीएफ 2005 के पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। यानी कि कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में समाहित करना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा की महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अनुशंसा निम्न है, जिसमें बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर्यावरण का पोषण एवं संरक्षण कर सकेंगे। बच्चों का परिवेश अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर वे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, इसलिए कक्षा में शिक्षक को बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। प्रश्न 129 से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों में औपचारिक चिंतन का विकास करना होता है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में औपचारिक चिंतन का विकास करना है। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार समस्या समाधान के व्यवहार में 2 प्रकार के चिंतन शामिल हैं, यानी कि अभिसारी चिंतन और औपचारिक चिंतन। जिन समस्याओं का केवल एक ही समाधान होता है उन्हें अभिसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है, तथा जब किसी समस्या का एक से अधिक सही समाधान होता है तो औपचारिक चिंतन का उपयोग करता है। प्रश्न 130 से भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए युक्त जो समय हो क्या है? तो सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी 21 वर्ष लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 18 वर्ष। भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से 21 वर्ष और 18 वर्ष है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 महिलाओं और पुरुषों के लिए क्रमशः 18 और 21 वर्ष की आयु को विवाह की न्यूनतम आयु के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रश्न 131 है, निम्न में से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गाय और खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि शाकाहारी जीव होते हैं वही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जिन्हें शाकाहारी या सर्वहारी भी कहा जा सकता है, ऐसे जीव हैं जो खाद्य श्रृंखला के भीतर दूसरे कोषीय स्तर पर रहते हैं। उनकी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत उपभोग करने वाले उत्पादों से आता है, जो पौधे या शैवाल जैसे स्वपोषी जीव हैं। प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाय, बकरी, खरगोश, सिंह, तितलियां नहीं है यार यहाँ तो। प्राथमिक उपभोक्ता जिन्हें शाकाहारी या सर्वहारी भी कहा जाता है, ऐसे जीव हैं जो खाद्य श्रृंखला के भीतर दूसरे पोषी स्तर पर रहते हैं। उनकी ऊर्जा को प्राथमिक रूप से उपभोग करने वाले उत्पादों से आता है, जो पौधे या शैवाल जैसे स्वपोषी जीव हैं। प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरण, तितलियां, टिड्डे प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। प्रश्न 132 देखेंगे हम, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी गलत क्यों चल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, यानी कि खुदाई नहीं है, क्योंकि प्रकृति समाज के कार्यों में व्यवहारों को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त समाज अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति को संशोधित और अनुकूलित कर सकता है। प्रकृति और समाज दोनों कई स्थानीय पहलुओं में मौजूद है, और ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें प्रकृति और समाज एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अतः इन क्रियाओं में वनों की कटाई, बांध का निर्माण, ऊर्जा संसाधन, जल का उपयोग, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना, अपशिष्ट प्रदूषण और शहरी विस्तार शामिल हैं। प्रश्न 133 से, एक व्यक्ति के मसूड़े से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, किस रोग का लक्षण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि स्कर्वी का होता है, क्योंकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है जो किसी भी उम्र के लोगों की प्रभावित कर सकता है। स्कर्वी रोग मुख्य रूप से हड्डियों, रक्तवाहिनियों और शरीर के ऊतकों को प्रभावित करता है। स्कर्वी रोग के कुछ लक्षण हैं: दांतों के सड़न उत्पन्न होना, मसूड़ों से खून निकलना, थकान का अनुभव होना, संवेदनशील जड़ों को में सूजन होना और श्वसन तंत्र में कमी होना। प्रश्न 134 से, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुल
प्रश्नों से किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिक्षेप नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी बच्चों को चिंतन के प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। यानी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, जैसे प्रश्न पूछने का सही परिक्षेप बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना होता है, बच्चों में तर्क क्षमता तथा कल्पनाशील का विकास करना होता है, और बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना होता है, और स्वयं कार्य करने की क्षमता तथा स्वतंत्र चिंतन का विकास करना होता है, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। प्रश्न 135 से दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका सही आंसर सी, यानी कि जुलाई 1961 में हुआ, क्योंकि 20 जुलाई 1961 में, क्योंकि 20 मई 1961 को भारतीय संसद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिनियम का केंद्रीय कार्यक्रम पदाधिकरण है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज शब्द का अर्थ किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है या देने के लिए सहमत है। प्रश्न 136 देखेंगे हम, इनमें से कौन सा विद्यार्थी के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि प्रशंसा। कि विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका विद्यार्थी की प्रशंसा करना है। प्रशंसा सकारात्मक सामाजिक ध्यान का एक रूप है जो सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात जब प्रशंसा प्रबल होती है तो यह संरचना बढ़ जाती है कि छात्र भविष्य में अधिक प्रशंसित व्यवहार करेगा। प्रश्न 137 देखेंगे हम कि इसमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम जो होता है घास, लोमड़ी, खरगोश, घास सांप मेढक, घास खरगोश शेर। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि लोमड़ी घास नहीं खाता है नहीं, तो उपयुक्त दिए गए विकल्प में खाद्य श्रृंखला सही क्रम है घास, खरगोश, फिर शेर। खाद्य श्रृंखला एक आहार प्रदान पर्व है जिसमें एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों को पोषण स्तरों में समूहीकृत किया जा सकता है, और खाद्य ऊर्जा के प्रवाह और उनके बीच भोजन संबंध को दर्शाने के लिए क्रमिक रूप से दिखाया जाता है। प्रश्न 138 सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है, तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गलफड़े, त्वचा और फेफड़े हैं, क्योंकि सजीवों में श्वसन संबंधित अंग हैं। मनुष्य में श्वसन अंग फेफड़े हैं, कॉकरोच में श्वास रंध्र है, और केंचुआ में त्वचा है, मछली में फ्लोम या गिल होता है। 139 से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलेरिया हो सकती है, क्योंकि मलेरिया रुके हुए पानी से हो सकती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाले एक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सभी मलेरिया प्रजाति में सबसे व्यापक है। प्रश्न 140 देखेंगे, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इसमें की समूह से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वो लेके जाएगी गाजर, चुकंदर और मूली लेके जाएगी, क्योंकि रीमा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय की चर्चा के लिए कक्षा में गाजर, चुकंदर, मूली लेकर आएगी। जड़ आमतौर पर पौधे का भूमिगत हिस्सा होता है। यह पौधों को आश्रय प्रदान करता है, मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करता है, और पौधे के विकास नियामकों को भी संश्लेषित करता है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शलजम आदि जड़ के ही उदाहरण है। प्रश्न 41 है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 24 घंटे में होती है। क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमना पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब 24 घंटे यानी कि 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में पूर्ण करती है। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इसे पृथ्वी का परिक्रमण गति कहते हैं। प्रश्न 142 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। क्योंकि रचनावादी शिक्षण सिद्धांत सीखने की उस पद्धति को संदर्भित करता है जो शिक्षार्थियों को सार्थक बातचीत के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल का निर्माण करने की अनुमति देता है और इन्हें अपने स्वयं निर्देशित सीखने के माध्यम से सशक्त बनाता है। रचनावाद के मुख्य सिद्धांत है ज्ञान सक्रिय रूप से निर्मित होता है, सीखना एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है, सीखना एक संगठनात्मक अवधारणा है, भाषा सीखने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, पढ़ना सीखने की कुंजी है। प्रश्न 143 से नीचे दिए गए कथन से संबंध में सही विकल्प का चुनाव करिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायक करती है। यानी कि कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियों बच्चों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने में कई लाभ होते हैं। यह उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे आलोचनात्मक सोच, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। यह रचनात्मक अनुकूलन और लचीलापन को भी बढ़ावा देता है। प्रश्न 144 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है, यानी गलत क्यों जाना है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवक नहीं है।
क्योंकि पर्यावरण को अजैविक, भौतिक, जैविक एवं ऊर्जा संगठकों के मुख्य तौर पर विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संगठन के सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इसे क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संगठन भी कहा जाता है। जैविक घटक के अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संगठन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। प्रश्न 145 से निम्नलिखित स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी कहता है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार बच्चों को वास्तविक स्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। परिवार बच्चे का पहली पाठशाला है। बच्चा प्रतिदिन परिवार के सदस्यों के साथ पारस्परिक क्रियाएं करके अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। प्रश्न 146 से पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही हैं और सही की ओर चलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चे के स्कूली जीवन के बाहर से जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि पर्यावरण को पाठ्य पुस्तक से निम्न समावेश होना चाहिए। यानी बच्चों को खोज के अवसर दें, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो, बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर से जोड़ा जाना चाहिए। प्रश्न 147 से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसकी रंग हरा नहीं है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि अदरक में पूर्व और पर्व संधियां होती हैं। यानी अदरक भूमिगत रूपांतरित तना है या जिनबरेसी परिवार के संबंधित है। प्रश्न 148 इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि बच्चों में क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज कराना होता है। यानी पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य बच्चों में क्रियाकलाप करवाना, अवलोकनों को दर्ज करना है। यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन नियमित अनौपचारिक मूल्यांकन होते हैं, जिसका उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों की समझ का आकलन करने और शिक्षण रणनीति को सुजित करने के लिए किया जा सकता है। प्रश्न 149 से गीता रमन की पत्नी है देवी गीता रमन की पत्नी है। देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता होगा? पूरक प्रश्न में इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो, यानी मामा हो। देव भाई गीता है ना। गीता रमन की पत्नी है। गीता रमन की पत्नी है। देव गीता का इकलौता भाई है। देव गीता का इकलौता भाई है, तो ये हो जाएगा मामा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मामा होगा। प्रश्न 150 से अंतिम प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने से स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की कौशल क्षमता का सबसे अधिक विकास होगा। इसी के साथ हमारा जो है प्रश्न PYQ जो था 2022 का जो वर्ग 3 वो समाप्त हुआ। अब हम अगला देखेंगे 2022 वर्ग 2 का देखेंगे। धन्यवाद।